हेलो गाइस, आरपीएससी प्रोग्रामर के रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे, लास्ट वीडियो में भी चर्चा की थी अपन ने नॉर्मलाइजेशन के बारे में। आज बात करते हैं डीबीएमएस के अंदर से नया टॉपिक आ जाता है गाइस, नाम आएगा सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में। इसके अंदर से क्या होता है कि जो आपको ट्रांजेक्शन दिया रखा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसके बारे में चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और बात करें इसी के बारे में, यह क्या होती है, एबिलिटी होती है जो ये चेक करती है कि जो गिवन पैरेलल शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबल है या नहीं है, उसके बारे में पता किया जाता है। अब बात करें तो देखो, दो प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। पहली कंडीशन क्या होती है कि पैरेलल शेड्यूल के इक्वल में, दूसरी बात करें तो जो आ जाता है कौन सा, सीरियल शेड्यूल अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, सीरियलाइजेबिलिटी होगी। अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर से शामिल किया जाएगा। ये इक्वल की कंडीशन आ जाती है। अगर इक्वल की कंडीशन होगी तो वो सीरियलाइजेबिलिटी देखने को मिल जाती है। अगर इक्वल की कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलती है, जैसे पैरेलल शेड्यूल हो गया और सीरियल शेड्यूल, अगर ये दोनों नहीं होते हैं, कंडीशन बराबर इक्वल नहीं होती है, तो ये क्या हो जाता है, नॉन सीरियलाइजेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है गाइज। आगे बात करें तो जो सीरियलाइजेबिलिटी है वो दो प्रकार के मेथड यूज़ करती है। कौन कौन से, एक तो कॉन्फ्लिक्ट करेगी और दूसरी करेगी व्यू के बारे में। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखा भी गया है कि सीरियलाइजेबिलिटी है वो दो मेथड यूज़ करती है। कौन सा, एक तो कॉन्फ्लिक्ट करेगी और दूसरा व्यू करेगी। पहले अपन इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट के अंदर से। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है उसी के बारे में चर्चा करें तो इसके अंदर से क्या होता है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन होता है, उनको स्वेप किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है, इसमें से नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को एक्सचेंज किया जाता है, फिर स्वेप किया जाता है। दूसरा बात करें, अगर एक्सचेंज करने के बाद में भी क्या होता है कि कोई पैरेलल शेड्यूल के इक्वल सीरियल शेड्यूल बन जाता है तो उसके अंदर से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस का उसको कहा जाता है। सपोज करो आपको जो इक्विवेलेंट नहीं है उसको आप स्वेप कर दोगे, मतलब एक्सचेंज कर दोगे। बाद में भी अगर कोई कुछ बन जाता है, जैसे सीरियल शेड्यूल और पैरेलल शेड्यूल है, अगर दोनों बन जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस कहा जाता है उसको। ठीक है, और दूसरी बात करें, अगर आपको क्या मिल जाता है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस मिल जाता है, मिलने के बाद में जो भी आपको पैरेलल शेड्यूल दिया गया है वो एक सीरियलाइजेबल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस मिल जाता है तो उसको पैरेलल शेड्यूल के अंदर से सीरियलाइजेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पेयर के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट पेयर होता है, एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर होता है, इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो इनका एग्जाम्पल भी दिखा रखा है, जैसे ये आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट पेयर के अंदर से, और दूसरा बात करें तो ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर के अंदर से शामिल किया जाता है। आगे बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में। तो देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में चर्चा करें तो इसके अंदर से इसको प्रेसिडेंस ग्राफ कहा जाता है। इसके अंदर से आपको क्या बनाना पड़ेगा, डायरेक्टेड एक प्रेसिडेंस ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर से क्या होता है, यदि ग्राफ में कोई साइकिल नहीं बन रखा होता है तो वह कॉन्फ्लिक्ट्स क्या मिलेगा, सीरियलाइजेबिलिटी देखने को मिल जाती है। अगर साइकिल होता है तो उसके अंदर से आपको क्या नहीं मिलेगा, नॉन कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन देखने को मिल जाती है। ग्राफ होगा तो आपको क्या मिलेगा और ग्राफ नहीं होगा तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना गाइज। तो गाइज ये थी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है जिसका नाम, दूसरा मेथड आ जाता है जिसका नाम बात कर रहे थे हम, पहले पढ़ कर आए थे व्यू के बारे में। व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो ये रहा व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में। इसके अंदर से होता क्या है कि यदि किसी पैरेलल शेड्यूल का सीरियल शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंस होता तो वह प्रोसेस व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर कहलाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि पैरेलल शेड्यूल का सीरियल शेड्यूल व्यू इक्विवेलेंस होगा तो आपको क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस व्यू सीरियलाइजेबिलिटी कहलाती है। इसके अंदर से भी क्या होता है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। यदि दो शेड्यूल हैं आपको, इन दो शेड्यूलों के अंदर से आपको जैसे S1 दे दिया गया और S2 दे रखा है, इसके अंदर से आपको व्यू सीरियलाइजेबल देखने के लिए तीन कंडीशन को चेक करना पड़ता है। वो तीन कंडीशन कौन कौन सी होती हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे अपन। अगर वो तीन कंडीशन फॉलो होती हैं तो आपका जो है वो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी आपके अंदर से देखने को मिल जाता है। तो पहली कंडीशन होगी इनिशियल रीड। इनिशियल रीड के अंदर से क्या होता है कि दो शेड्यूल में सेम ट्रांजेक्शन इनिशियल रीड को करना चाहिए। मतलब क्या होता है कि आपको दो शेड्यूल हैं, उन दोनों शेड्यूल के अंदर से जो सेम ट्रांजेक्शन है वो इनिशियल रीड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा जाता है अपडेटेड रीड। अपडेटेड रीड होता है, इसको इंटरमीडिएट
रीड भी कहा जाता है। दूसरा नाम याद रखना इसका क्या जाता है, इंटरमीडिएट रीड भी कहा जाता है। इसके अंदर से होता क्या है, अपडेटेड रीड के अंदर से यहाँ पर लिखा गया है यदि कोई ट्रांजैक्शन के अंदर रीड ऑपरेशन जिस राइट ऑपरेशन से वैल्यू ले रहा है तो दूसरे शेड्यूल में भी वह ट्रांजैक्शन उसी राइट ऑपरेशन से वैल्यू लेना चाहिए। ये हो गया किससे, अपडेटेड रिलेटेड रीड के बारे में। अब बात करते हैं गाइज तीसरी कंडीशन कौन से आती है। तीसरी कंडीशन का नाम आ जाता है फाइनल राइट के बारे में। फाइनल राइट के अंदर से क्या होता है कि किसी भी शेड्यूल में जो ट्रांजैक्शन फाइनल राइट कर रहा होता है तो दूसरे शेड्यूल में भी वही ट्रांजैक्शन फाइनल राइट करना होगा। मतलब कि पहले वाले में जो कर रहा है तो दूसरे वाले में भी सेम कंडीशन ही होगी तो ही फॉलो होगा। अगर ये तीनों कंडीशन हैं, पहली इनिशियलाइज हो गई, दूसरी आ जाती है कौन सी, अपडेटेड वाली हो गई, तीसरी फाइनल वाली हो गई। अगर ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि जो शेड्यूल है वो क्या जाता है, व्यू सीरियलाइज अपन कह सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, अगर तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं की जाती है तो वो क्या होगा, व्यू सीरियलाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है, देखो यदि तीनों कंडीशन फॉलो की जा रही है तो उसके अंदर से क्या होगा, व्यू सीरियलाइज हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे का नाम आ जाता है नॉन सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में अपन देखने वाले हैं। सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में देख चुके हैं, अब नॉन वाले के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर से क्या काम होता है और कैसे काम होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो थोड़ा सा इनके बारे में बताने से पहले, नॉन सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में बात करने से पहले अपन शेड्यूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब अपन शेड्यूल पढ़कर आए थे पहले तो अपन दो प्रकार के शेड्यूल पढ़े थे, सीरियल शेड्यूल पढ़ा था और एक पैरेलल शेड्यूल पढ़ा था। पैरेलल शेड्यूल को अपन मुख्य रूप से दो प्रकार के भागों में बांटा था। एक तो नाम आ जाता है, कौन सा जाता है गाइज, एक का नाम आता है सीरियलाइजेबिलिटी आ जाता है और दूसरे का नाम आ जाता है नॉन सीरियलाइजेबिलिटी आ जाता है। ठीक है, अब जो सीरियलाइजेबिलिटी अपन ने पढ़ी तो उसको भी अपन ने दो प्रकार के भागों में बांट दिया गया, एक तो कॉन्फ्लिक्ट में बांटा, एक व्यू में बांटा। उसी प्रकार से अपन आगे चलते हैं, जब नॉन सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में देखेंगे तो इसको भी अपन दो भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन सा आता है, एक तो होता है रिकवरेबल होता है, एक इरिकवरेबल से आ जाता है। रिकवरेबल की कंडीशन के बारे में बात करें तो केस कटिंग हो गया, केसलेस हो गया और स्टिक, ये तीनों प्रकार के भागों में अपन आगे देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं नॉन सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में। इसके अंदर से क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर शेड्यूल पैरेलल से सीरियल नहीं बन रहा है तो वहाँ पर क्या होगी, आपको नॉन सीरियलाइजेबिलिटी देखने को मिल जाती है। मतलब कि पैरेलल से सीरियल नहीं बन रहा है तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अब बात करें, देखो क्या है कि बहुत बार जो ट्रांजैक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्स रूप से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, जिसको अपन रिकवर या फिर रोल बैक करना पड़ता है। उसके बारे में अपन इसको यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शन को रोल बैक या रिकवर करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। अब रोल बैक या फिर रिकवर करने के लिए अपन दो मेथड का यूज़ करते हैं। कितने मेथड का यूज़ करेंगे गाइज, दो मेथड का। वो दो मेथड कौन कौन से होते हैं उन्हीं के बारे में बात करें। पहले का नाम आता है इरिकवरेबल आ जाता है, एक रिकवरेबल शेड्यूल आ जाता है। ये चीज़ें मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले ही। अब इन दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार से काम करती हैं, किस प्रकार से इनको बांटा गया है। पहले अपन ऊपर वाले के बारे में देख लेते हैं। कौन से वाले के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इरिकवरेबल के बारे में। मतलब कि इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसको अपन रिकवर या फिर रोल बैक नहीं कर सकते, तो आगे कंडीशन फॉलो करना ही फॉल्स हो जाता है। अब अगर अपने को कोई भी डाटा है, कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को अपन को रोल बैक करने के लिए पढ़ना जाता है, तो पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं जिसको अपन रिकवरेबल के अंदर से शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, इसकी तो डेफिनेशन ही याद रख लेना कि इसमें ये होता है। दूसरा बात करते हैं रिकवरेबल शेड्यूल के अंदर से। रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में बात करें ना गाइस, तो इसके अंदर से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी अपना जो डाटा है उस डाटा को अपन क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। इसके अंदर से मुख्य रूप से तीन टाइप काम मिले जाते हैं। कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो बात करें अपन रिकवरेबल शेड्यूल के अंदर से, तो तीन टाइप के मैंने बताए। एक तो केस कटिंग शेड्यूल होता है, एक केस कटिंग लेस शेड्यूल होता है, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है। इन तीनों कंडीशनों के बारे में, तीनों टाइपों के बारे में अपन देखने वाले हैं। यहाँ पर लिखा मैंने तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा, केस कटिंग होता है, केस कट लेस होता है, दूसरा स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है। इन तीनों चारों के बारे में अपन देखने वाले हैं। पहले वाले में देख लेते हैं केस कटिंग शेड्यूल के बारे में। केस कटिंग शेड्यूल होता है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, केस कटिंग रोल बैक भी कह सकते हैं, केस कटिंग इसको अबॉर्ट भी कह सकते हैं। इसके अंदर से काम करें तो अपन क्या होता है कि किसी भी शेड्यूल के अंदर से एक ट्रांजैक्शन के अंदर से अगर फेल्ड होने से क्या होता है, उस ट्रांजैक्शन पर डिपेंड जितनी भी सभी ट्रांजैक्शन होती है उनको रोल बैक किया जा सकता है। तो अपन क्या कहेंगे, सपोज करो आपने कोई भी चीज़, कोई भी जैसे आपने ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन के अंदर से एक ट्रांजैक्शन आपका फेल हो गया, उसके अंदर से आपने क्या किया, जितनी भी कंडीशन थी उस कंडीशन को आप अगर रोल बैक कर लेते हो तो केस कटिंग शेड्यूल उसको कह सकते हैं। दूसरा बात करते हैं केस कटिंग लेस के बारे में। केस कटिंग लेस के अंदर से बात करें तो क्या होता है,
इसके अंदर से बात करें तो देखो क्या होता है कि एक शेड्यूल के अंदर से एक ट्रांजैक्शन को किसी भी डाटा आइटम की वैल्यू रीड नहीं कराई जा सकती जब तक अपन क्या कर सकते हैं कि लास्ट ट्रांजैक्शन का जो राइट ऑपरेशन है वो सेम डेटा आइटम के अंदर से कमिटेड या फिर नहीं होता, तब तक अपन इसके अंदर से काम नहीं कर सकते। ठीक है। और नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं स्ट्रिक्ट शेड्यूल के बारे में। स्ट्रिक्ट शेड्यूल के अंदर से क्या होता है कि रीड और राइट जो दोनों ऑपरेशन हैं वो इसके अंदर से कम्यूटेड होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कोई खास है नहीं। नेक्स्ट वाले में वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कॉन्करेंट कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में, जो लास्ट टाइम इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी अपन देखेंगे किस प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार से अपन उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, कितने प्रकार का होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी अपन जावा प्रोग्रामिंग की रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।